नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है कोटा कैरियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था व्यंजन संधि तक और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो देखिए, सबसे पहले हमने वर्ण ज्ञान हासिल किया, तदुपरांत हमने वर्णों के प्रकार पढ़े। शुरुआत से वर्ण पढ़ने के बाद में हमने संधि की शुरुआत की, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के नियम किस प्रकार बने, किस प्रकार से स्वर संधि की हम पहचान कर सकते हैं, उसके जितने भी नियम थे, उदाहरण थे, सब पढ़े। उसके बाद में हमने व्यंजन संधि भी पढ़ी और आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपका विसर्ग संधि। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर हम संधि की बात करें तो संधि की परिभाषा हमने पढ़ी थी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को जब दो ध्वनियां अत्यंत निकट आए और निकट आने पर जब उनमें परिवर्तन हो तो उसका नाम है संधि। तो विसर्ग संधि में मूलतः परिवर्तन जो होना है वह विसर्ग में होना है और इस परिवर्तन के आधार पर इसका नामकरण किया गया विसर्ग संधि। यानी कि विसर्ग के बाद में व्यंजन हो या स्वर हो, परिवर्तन जो होता है वह परिवर्तन विसर्ग में होता है। तो विसर्ग में परिवर्तन होने के कारण इस संधि का नामकरण हुआ विसर्ग संधि। अब देखिए, एक तरफ धन के चिन्ह से पहले आपको प्राप्त होगा विसर्ग और उसके बाद में व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में जो परिवर्तन पाया जाएगा वह परिवर्तन केवल विसर्ग में प्राप्त होगा। और विसर्ग में परिवर्तन अनेक प्रकार के होंगे। तो जब जब जो विसर्ग में परिवर्तन होगा तब तब उस विसर्ग संधि का वही नाम हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए विसर्ग आयु प्लस वेद, ये दो शब्द है, आयु प्लस वेद। यहां धन के चिन्ह से ठीक पहले आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है और धन के चिन्ह के ठीक बाद यह एक व्यंजन है। तो इसमें परिवर्तन होगा र और ये शब्द बनेगा आयुर्वेद। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन हो रहा है वह र के रूप में हो रहा है। तो जब जब विसर्ग के स्थान पर र के रूप में परिवर्तन होगा ऋत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। जब जब विसर्ग के स्थान पर स के रूप में परिवर्तन होगा सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। उ के रूप में परिवर्तन होगा उत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। कभी कभी विसर्ग का पूर्ण रूप से लोप हो जाएगा तो वह विसर्ग लोप संधि हो जाएगी। विसर्ग का लोप होकर के स्वरों को दीर्घ आदेश होगा तो वह विसर्ग लोप दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि विसर्ग संधि में 9th और 10th कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो अध्ययन हमें करना है वह विसर्ग संधि में परिवर्तन कौन सा है। तो देखिए, विसर्ग संधि के परिवर्तनों की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 स्थिति ऐसी बनेगी कि विसर्ग के बाद में या तो कोई व्यंजन होगा या कोई स्वर होगा, तब विसर्ग परिवर्तित होगा उ के रूप में। यानी कि विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, उ कर देंगे। ऐसी किसी भी संधि को हम उत्व विसर्ग संधि के नाम से पहचानेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी स्थिति, जब भी आपको इस प्रकार लगे या हम नियम पढ़ने के बाद में जब भी विसर्ग के बाद में व्यंजन प्राप्त हो या स्वर प्राप्त हो और विसर्ग को हम परिवर्तित कर दे र के रूप में, तब उस संधि को हम जानेंगे ऋत्व विसर्ग संधि के नाम से। फिर नंबर 3, जब भी हम देखेंगे एक तरफ विसर्ग है दूसरी तरफ व्यंजन या स्वर है, तो जो परिवर्तन विसर्ग में होगा वह विसर्ग में परिवर्तन होगा स के रूप में अथवा स के रूप में अथवा स के रूप में। इस प्रकार के परिवर्तन में जो संधि का नामकरण होगा उसको हम जानेंगे सत्व विसर्ग
संधि। जिस प्रकार से विसर्ग संधि को विसर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है विसर्ग में। तो जितनी भी संधियों के नाम हैं वह मात्र परिवर्तन के आधार पर है। तो जब जब विसर्ग में परिवर्तन ऊ के रूप में होगा उत्व विसर्ग संधि कहलाएगी। जब जब विसर्ग में परिवर्तन र के रूप में होगा तब तब रुत्व विसर्ग संधि कहलाएगी। और जब जब विसर्ग में परिवर्तन स यानी कि तालव्य स, दंत्य स और मूर्धन्य स के रूप में परिवर्तन होगा तब संधि कहलाएगी सत्व विसर्ग संधि। इसी प्रकार से स्थिति इस प्रकार हो जाए कि विसर्ग के बाद में या तो व्यंजन हो या स्वर, और विसर्ग का क्या हो जाए, लोप, यानी कि विसर्ग पूर्ण रूप से हट जाए, तब उस संधि का नाम होगा विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि। लोप का मतलब होता है अदृश्य हो जाना, अदर्शनम लोप है। फिर एक परिस्थिति ऐसी होगी कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग समाप्त हो जाएगा और विसर्ग से पूर्व स्वरों को दीर्घ आदेश हो जाएगा, तब भी उस संधि का हम एक और नाम देंगे और वह कहलाएगी विसर्ग लोप दीर्घ संधि। देखिए, मान लीजिए विसर्ग है और विसर्ग से पहले स्वर मौजूद है और उसके बाद में कोई स्वर या व्यंजन है, तो विसर्ग का हम क्या कर देंगे, लोप, और विसर्ग का लोप कर देंगे और जो पूर्ववर्ती स्वर स्थित है उन स्वरों को दीर्घ आदेश हो जाएगा। इस संधि का नाम होगा विसर्ग लोप दीर्घ संधि। तो कुल मिलाकर के ये हमारी विसर्ग संधि के मूल रूप से कक्षा 9 और 10 9th और 10th के लिए ये विसर्ग संधि के विभेद कर दिए गए हैं। पहली संधि का नाम है उत्व विसर्ग संधि, बच्चे ध्यान दें। दूसरी जो संधि है विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आती है, उस संधि का नाम है रुत्व विसर्ग संधि। तीसरी संधि है जो विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, उसका नाम है सत्व विसर्ग संधि। चौथा जो इसका प्रकार है उसको हम कहते हैं विसर्ग लोप संधि, और पांचवा जो इसका प्रकार है उसको हम कहते हैं विसर्ग लोप दीर्घ संधि। इसका नाम है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। हमने स्वरों के जो प्रकार पढ़े थे, उन स्वरों के प्रकार में हमने ह्रस्व स्वर पढ़े, दीर्घ स्वर भी पढ़े, और 4 स्वर ऐसे थे जिसमें हमने आपको बताया था कि इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। 2 स्वरों से मिलकर के जो बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। और स्वर संधि के अंतर्गत हमने एक संधि पढ़ी थी जिसको कहते हैं गुण संधि। तो गुण संधि के नियम के अनुसार ए और ई मिलकर के ए बनते हैं, ए और उ मिलकर के क्या बन जाते हैं, ओ। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। आगे उत्व विसर्ग संधि में ये बात आपकी बहुत काम आने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्व विसर्ग संधि। और उत्व विसर्ग संधि का पहला नियम जो हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि ए आ जाए, विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद पुनः ए आ जाए, यानी कि विसर्ग के दोनों तरफ जब ह्रस्व ए मिलेगा। तो यहां पर देखिए, वैसे यदि देखा जाए तो 3 संधियों का नियम एक साथ लगता है। सबसे पहले हम यहां नियम लगाएंगे विसर्ग संधि का, और विसर्ग संधि में क्या होगा, उ विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा उ, तो ये होगा आपका उत्व विसर्ग संधि। यानी सीधा आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी
दो शब्दों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि विसर्ग से पहले भी ऋस्व ए मौजूद रहे और विसर्ग के बाद में भी ऋस्व ए मौजूद रहे, तब आपको विसर्ग के स्थान पर उ कर देना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है कह प्लस अपी। ऐसा आपको कोई भी शब्द संस्कृत में मिले जहां विसर्ग से ठीक पहले क में ए स्वर है, फिर विसर्ग है और उसके बाद में भी ए स्वर है, ऐसी स्थिति यदि आपको मिलेगी तो आपको विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है, उ। इसको हम कहते हैं उत्व विसर्ग संधि। लेकिन क्या केवल विसर्ग के स्थान पर उ कर देने मात्र से उत्व विसर्ग संधि हो जाएगी? जी नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है कि बाद में जो स्थिति बनेगी ए प्लस उ, तो यहां पर गुण संधि का नियम लगेगा और यह दोनों गुण होकर के बन जाएंगे ओ। तो ओ बनने के बाद में जो ए स्थित रहेगा, ओ और ए, अब ये पदांत ओ वाली बात आई और बाद में ऋस्व ए रहे तो पूर्व रूप संधि होती है और पूर्व रूप संधि होकर के स्थिति बन जाएगी ओ अवग्रह। तो गुण संधि भी हमने पहले पढ़ी है और पूर्व रूप संधि भी हमने पहले पढ़ी है। तो कुल मिलाकर के हम पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि उत्व संधि उत्व विसर्ग संधि का ये जो नियम है, इस नियम को जो परिवर्तन हमें सीधा करना है वह परिवर्तन ये करना है कि ए आ जाए, ए के बाद विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद पुनः ए आ जाए, तो ए विसर्ग ए तीनों को मिलाकर आप परिवर्तन क्या कर दोगे, ओ अवग्रह। इसको कहते हैं अवग्रह का चिन्ह, इसका उच्चारण नहीं किया जाता। अब देखिए सेम उसी उदाहरण को हम पढ़ते हैं कह प्लस अपी। अब हम ये देखेंगे कि विसर्ग से ठीक पहले उसके बाद विसर्ग, फिर पी, ए निकाल लेने पर क्या आपका बचेगा हलंत। स्थिति क्या बन रही है, स्थिति बन रही है ए आया, ए के बाद विसर्ग आया, विसर्ग के बाद पुनः ए आया। अब हमें परिवर्तन क्या करना है, ए विसर्ग ए तीनों को मिलाकर ओ अवग्रह कर दो, ए विसर्ग ए तीनों को मिलाकर हमने क्या किया, ओ अवग्रह। यहां कौन सा भाग शेष रहा, यहां हलंत क, और यहां कौन सा भाग शेष रहा, ये आपका पी। मिलाकर के लिखोगे तो हलंत क में ओ की मात्रा एड हो जाएगी, को अवग्रह पी। अब इसको हम पढ़ेंगे कोपी। इस अवग्रह चिन्ह के ऊपर ना तो सीधी रेखा खींची जाती है और ना ही इसका उच्चारण किया जाता है, सीधा बनेगा कोपी। क्या बन जाएगा, कोपी। अब बच्चों के मन में एक बात जरूर आ रही है कि सर जब हम पूर्व रूप संधि पढ़ रहे होंगे या मान लीजिए इस प्रकार का उदाहरण जब एग्जाम में आएगा तब वहां हमें पूर्व रूप संधि करके आना है या विसर्ग संधि करके आना है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि यदि ओ या ए किसी शब्द के पदांत में है तब तो वहां आपको पूर्व रूप संधि करके आना है। और आपको ये लगे कि जैसे कोपी, को शब्द नहीं हो सकता है, कह शब्द है, तब आपको वहां पर विसर्ग संधि कर देनी है। फिर देखिए इस प्रकार से और भी अन्य उदाहरण है, कई उदाहरण है। जैसे राम है प्लस अवदत, राम ने कहा, राम है अवदत। तो यहां हम देखेंगे मैम स्वर कौन सा है, ए, आगे क्या है विसर्ग, फिर क्या है ए व द त। यहां मैं में से ए को निकाला तो मैं क्या हो गया हलंत, रा का रा। स्थिति क्या बन रही है, स्थिति बन रही है ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद पुनः ए, तीनों को मिलाकर क्या कर देना है, ओ अवग्रह। यहां लिखेंगे वदत, मैं हलंत और रा। देखिए दोस्तों संधि जो कि प्रायः जितने भी विद्यार्थी है, मेरा ये पर्सनल अनुभव है, अपना निजी अनुभव ये कहता है कि बच्चों को संधि बड़ी जटिल लगती है। वास्तव में ऐसा है नहीं। यदि संधि को आप शुरुआत से पढ़ोगे और बिल्कुल ध्यान लगाकर, जिस बच्चे को स्वर और व्यंजन के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है उस बच्चे को कभी भी संधि समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्वर और व्यंजन क्या चीज है ये आप बिल्कुल क्लियर कर लो, उसके बाद में आपको संधि बिल्कुल, और एक बार यदि संधि आपके माइंड में सेट हो गई तो फिर भूलना आप स्वयं अपने आप के लिए भी नामुमकिन सा आपको नजर आएगा। तो देखिए उत्तर विसर्ग संधि के पहले नियम के हमने दो उदाहरण देखे। एक देखा हमने कह प्लस अपी, उत्तर विसर्ग संधि करने के बाद में बना कोपी।
एक हमने देखा राम है प्लस अवदत, उत्व विसर्ग संधि करने के बाद में अब इसका रूप क्या बनेगा, मैं में ओ को मिला दो, रामो वदत, और दोनों में ही है उत्व विसर्ग संधि। एक नियम तो हो गया ये। अब उत्व विसर्ग संधि का और अन्य उदाहरण आप जहां कहीं भी आपको, आपके पास बुक होगी और पासबुक वगैरह होगी, जहां भी आपको मिले आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के उनका अध्ययन करें। जहां कहीं भी आपको तकलीफ हो तो जरूर कमेंट करें कि यहाँ हमें ये इस प्रकार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल आपका जो है जितनी भी समस्याएं ये सब सोल्व की जाएगी। अब हम उत्व विसर्ग संधि का दूसरा नियम पढ़ते हैं, और वह दूसरा नियम क्या है कि ए आ जाए विसर्ग से पहले, या यूं कह दीजिए ए के बाद में विसर्ग आ जाए, और उस विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है ये व रे ल ये स्वर आ जाए, तब हमें क्या कर देना है, विसर्ग के स्थान पर उ, और ये उ अपने पहले वाले ए में मिलकर के क्या बनेगा, ओ। तो देखिए किसी को कोई समस्या, वापस नियम आप, हमने जस्ट संधि में भी इस नियम को पढ़ा है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है ये वह रह ले, ये क्या होता है, तो वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, उस प्रत्येक वर्ग के तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है ये वह रह ले। अब स्थिति हम क्या करनी है कि जब भी ऐसा आए कि विसर्ग से पहले ऋस्व ए है, उसके बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है ये वह र और ल है, तब आपको क्या कर देना है, आपको ए और विसर्ग के स्थान पर सीधा ओ कर देना है, बस। उदाहरण देखिए, यस है प्लस दा, मन है प्लस जय, राम है हसती। तो ये देखिए 3 उदाहरण आपके सामने है। सबसे पहले हम देखेंगे यस है प्लस दा, प्लस के चिन्ह से पहले विसर्ग है और विसर्ग से ठीक पहले ए, उसके बाद में क्या है विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या है द आ, यानी द अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है, द अपने वर्ग का है तीसरा अक्षर, त थ द। फिर देखिए यहां जब हमने ए निकाला तो से क्या बचेगा हलंत, और ये स्थिति क्या बन रही है, ए आ रहा है विसर्ग आ रहा है और तीसरा अक्षर आ रहा है, तो ए आ जाए विसर्ग आ जाए और तीसरा अक्षर आ जाए, तो ए और विसर्ग इन दोनों को मिलाकर के आपको क्या कर देना है ओ, तो ए और विसर्ग इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया ओ। शेष शब्दांश यथावत आपको लिख देने हैं, द का द, आ का आ, इधर से इधर ये, जब आप मिलाकर के लिखोगे तो ये लिखा जाएगा ये से में ओ को ऐड करो, सो द में आ को ऐड करो दा, और आपका ये शब्द बनेगा यशोदा। ठीक इसी प्रकार से जब आप देखोगे मन है प्लस जय, तो न के अंदर ए स्वर है, शेष भाग बच गया मैं और न हलंत, फिर विसर्ग और फिर जय, यानी जय अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है च छ जय, यह अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो ए और विसर्ग को मिलाकर के क्या कर देना, नियम पहले कार्य कर रहा है क्या, ए के बाद विसर्ग, ए के बाद विसर्ग, फिर वर्ग का तीसरा अक्षर, जय अपने वर्ग का तीसरा अक्षर, यानी उत्व विसर्ग संधि का नियम कार्य कर रहा है। जब उत्व विसर्ग संधि का नियम कार्य करेगा तो अकॉर्डिंग टू नियम हमें परिवर्तन कर देना है, और परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन ओ के रूप में, इधर जय इधर आपका मैं और न हलंत, मिलाओगे तो बन जाएगा मनोज, और संधि हो जाएगी उत्व विसर्ग संधि। इसी प्रकार से रामे हस्ती, ये बनेगा आपका रामो हस्ती, और संधि हो जाएगी उत्व विसर्ग संधि, क्योंकि राम है में मैं में पहले क्या है ए है, फिर क्या है विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में क्या है, तो ए आ जाए विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद में है आ जाए, तो नियम काम करेगा। तो राम हस्ती का रामो हस्ती। तो ये है आपके 3 उदाहरण, और बहुत सारे उदाहरण आप जहां कहीं भी आपको प्राप्त हो आप पढ़ सकते हैं, और ये नियम लगा करके आप देख सकते हैं 100% रिजल्ट, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए
तो ये तो हुई उत्व संधि। एक बार नियम का पुनरावलोकन करें कि उत्व विसर्ग संधि का एक नियम तो हमने पढ़ा कि जब विसर्ग के दोनों तरफ ह्रस्व ए हो, छोटे ए। दूसरा नियम हम ये पढ़ रहे हैं कि ए आ जाए, विसर्ग आ जाए, विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, वे, रे और ला आ जाए, तो ए और विसर्ग को मिलाकर के आप क्या कीजिएगा, ओ कर दीजिएगा, उत्व विसर्ग संधि। बस कक्षा 9 और 10th, कक्षा 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ये संधि पढ़ने की, और ये जो आप संधि पढ़ रहे हो उत्व विसर्ग संधि, इससे बाहर कुछ नहीं है। आपको शॉर्ट स्वीट इसी प्रकार से पढ़ लेना, बस ज़्यादा संस्कृत के सूत्रों में और नियमों में खो जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, उत्व विसर्ग संधि के बाद में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे ऋत्व विसर्ग संधि। यानी कि हमने पहले पढ़ा कि जब जब विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन रै के रूप में होगा उसका नाम होगा ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो ऋत्व विसर्ग संधि यानी एक तरफ विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में या तो व्यंजन आए या स्वर आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या होगा, रै। इस रै को ही व्याकरण की भाषा में ऋत्व कहा गया है और इसका नाम हो जाएगा ऋत्व विसर्ग संधि। तो देखिए, परिवर्तन के आधार पर ऋत्व विसर्ग संधि का मतलब कि विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, रै होगा। और विसर्ग के स्थान पर ये जो रै होगा ये कौन कौन सी स्थिति में होगा, तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। नियम नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, ए और आ से भिन्न स्वर। अब स्वरों की संख्या है 13 में से ए और आ को छोड़ दो तो शेष बचेंगे आपके पास में 11 स्वर। उन 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आ जाए, ये इस लाइन का यही मतलब है, ए और आ से भिन्न स्वर आए, यानी कि ए और आ को छोड़कर शेष कोई भी स्वर आ जाए और उस स्वर के बाद में विसर्ग आए, और विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, है, ये, वे, रे, ले या कोई स्वर। ये बच्चों को यदि पूरा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, तीसरा, चौथा, पांचवा, है, ये, वे, रे, ले कोई स्वर। कोई स्वर माने 13 स्वर में से कोई भी स्वर आ जाए, तब आपको क्या कर देना है, तब आपको विसर्ग के स्थान पर रै कर देना है। बस हो गया ऋत्व विसर्ग संधि। ए या आ से भिन्न स्वर आए, उसके बाद विसर्ग आए, और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, है, ये, वे, रे, ले या कोई भी स्वर आए, तब हमें क्या कर देना है, विसर्ग के स्थान पर हमें रै कर देना है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। नंबर 1, आयु प्लस वेद है। आयु प्लस वेद है। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, उ, विसर्ग और व। यहीं से आप देख लीजिए कि ए और आ से भिन्न स्वर होना चाहिए, तो विसर्ग से ठीक पहले जो स्वर आ रहा है उ, वह ए और आ से भिन्न स्वर है, उसके बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद में वह है। तो नियम काम कर रहा है कि ए और आ से भिन्न स्वर आ गया, उसके बाद विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद में क्या आया, व। तो विसर्ग के स्थान पर हम रै करेंगे। और ये जो व्यंजन, रै व्यंजन है और व्यंजन हमेशा आधा होता है, यानी कि यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं है तो व्यंजन हमेशा ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर चला जाता है। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, ये बनेगी आयु
इसके स्थान पर हमने कर दिया रे और आगे आपका लिखा हुआ है वेद है। तो विसर्ग के स्थान पर हमने परिवर्तन क्या कर दिया, रे। आयु का आयु, विसर्ग के स्थान पर रे और वेद का वेद यथावत हमने लिखा। अब अर्ध रे जो है वह के ऊपर चला जाएगा। इसमें भी देखिए एक नियम है कि आधा रे जिसको हम बोलते हैं, वास्तव में आधा रे नहीं होता है। रे व्यंजन जो होता है वो हलंत होता है, यानी हम माने कि रे, तो रे के बाद में अगर व्यंजन आए तो रे जो होगा ऊर्ध्वगामी होगा, और ऊर्ध्वगामी का मतलब ऊपर चले जाना। अब प्रश्न ये उठता है कि रे ऊपर किसके जाएगा, व्यंजन के? नहीं, इस व्यंजन के बाद में जहां कहीं भी स्वर होगा उस स्वर की मात्रा के ऊपर ये लगेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, देखिए। क, आ, रे, त, से, न, य, ए। इस शब्द को यदि आपको जोड़ करके लिखना हो तब आप कैसे लिखेंगे? आप क में आ को मिलाएंगे, का। अब देखिए रे आधा है, रे के बाद में ते भी व्यंजन, से भी व्यंजन, न भी व्यंजन, यह भी व्यंजन, ए स्वर। तो जब भी इस प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आए कि आधा रे इस तरफ उसके बाद में व्यंजन हो, तो रे की मात्रा जो ऊपर लगेगी वह हमेशा स्वर के ऊपर लगेगी। अब स्वर कौन से व्यंजन में मिला हुआ है उस व्यंजन के ऊपर उस मात्रा को हम निर्धारित कर देंगे। तो ये स्वर किस में मिलेगा, ये में, यानी इस रे को उठाकर आपको कहां ले जाना पड़ेगा, ये के ऊपर। तो ये लिखा जाएगा क, आ, का, तय, आधा से, आधा न और ये के ऊपर रे, इस प्रकार से। तो देखिए रे है, रे के बाद में वह व्यंजन है और इस व्यंजन में ए मिला हुआ है, तो मात्रा लगेगी वे पे और ये लिखा जाएगा आयुर्वेद है। संधि का नाम हो जाएगा ऋत्व विसर्ग संधि, आयुर्वेद है। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है उसमें भी हम देखेंगे दूसरा उदाहरण। धनु प्लस विद्या। तो देखिए विसर्ग से पहले ऊ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में आ रहा है व। ये ई की मात्रा से भ्रमित ना हो छात्र, ई बाद में आएगा, वी बोल करके देखिए, ई बाद में आ रहा है, व पहले आ रहा है। तो ए या आ से भिन्न स्वर है विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या है, व। तो जब विसर्ग के बाद में व आएगा तो देखो इसके स्थान पर रे करेंगे और ये बनेगा धनुर्विद्या। इस प्रकार से धनुर्जय, धनु प्लस जय क्या बन जाएगा, धनुर्जय। और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी आपको उदाहरण मिले इस प्रकार से विसर्ग से संबंधित और इस यह नियम कार्य कर रहा हो तो वहां आपको क्या कर देना है, ऋत्व विसर्ग संधि। इसी नियम के अंदर आपको थोड़ा सा 3 अव्यय हैं उनका ध्यान रखना है, क्योंकि यहां हम जो लिख रहे हैं कि ए या आ से भिन्न स्वर होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 3 अव्यय ऐसे हैं वहां पर भी ऋत्व संधि का नियम पूर्ण रूप से कार्य करता है। कक्षा 9 और 10 का जो आरबीएससी का जो सिलेबस है और उदाहरण जो मिलते हैं आपकी बुक के पीछे या जितने भी आपके जो चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, उन 15 चैप्टरों में कक्षा 9 के अंदर 18 चैप्टर हैं। उन 18 चैप्टरों के बीच से यदि कोई शब्द को एग्जामिनर पिकअप कर ले तो उन तमाम प्रकार के उदाहरणों को देख करके हम अब ये कह सकते हैं कि इस ऋत्व संधि के नियम के अलावा एक नियम और है जो सरलतम तरीके से आपको यदि मैं बताऊं तो 3 अव्यय होते हैं, अंतः, पुनः। एक तो शब्द क्या है, अंत है, एक शब्द है पुनः है। और अब देखिए अंत के बाद विसर्ग आ रहा है, पुनः के बाद में भी विसर्ग आ रहा है, तो तय में कौन सा स्वर है, न में कौन सा स्वर है, ए। जबकि यहां नियम क्या है कि ए और आ से भिन्न स्वर होना चाहिए, लेकिन यहां तो ए है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अंत है और पुनः है।
इन अवयवों के बाद यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, इस नियम को लिख लें। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अलग से लिख लें कि अंतः और पुनः इन शब्दों के बाद में यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, वह, र, ल या कोई स्वर आए तो अंतः और पुनः इनके विसर्ग को भी क्या आदेश हो जाएगा? र आदेश हो जाएगा। और रुत्व संधि जैसे अंतः प्लस द्वंद्व, अंतः के बाद में द वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है तो ये बनेगा अंतर्द्वंद्व। इसी प्रकार से पुनः प्लस जागरण तो बन जाएगा रुत्व संधि होकर के पुनरे जागरण। तो यह आपकी रुत्व विसर्ग संधि जो है कंप्लीट होती है। इसमें आपको जो मूल रूप से अंतः और पुनः इन दो अवयवों का ध्यान रखना है। नंबर 1 मूल जो नियम है वो है ए और आ से भिन्न स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा है ये, वह, ल कोई स्वर हो, तब हम विसर्ग के स्थान पर ए कर देंगे। इसके अलावा ये देखिए इस नियम की काट कर रहा है, यहाँ ए नहीं होना चाहिए जबकि अंतः और पुनः में ए है। तो आपको ये याद रखना होगा कि अंतः और पुनः इन दो अवयवों के बाद या दो शब्दों के बाद यदि तीसरा, चौथा, पांचवा है ये, वह, ल कोई स्वर आ रहा है तब भी हम अंतः और पुनः इनके विसर्ग को हम किस में बदल देंगे? इस विसर्ग को र में बदल देंगे। और हम यदि उदाहरण देखें तो देखिए शब्द कौन सा है? एक तो है अंतः, एक है पुनः, इसके विसर्ग का भी र होगा, इसके विसर्ग का भी र होगा। अब देखिए उदाहरण आपके सामने है, पुनः है गणना। फिर आपके सामने एक उदाहरण है अंतः है ध्यान। फिर एक उदाहरण में देता हूं आपको, पुनः प्लस जन्म। फिर एक उदाहरण आपको मैं देता हूं अंतः प्लस आत्मा। इन सारे के सारे उदाहरणों में आप ये पाएंगे यहां आपका पुनः है, पुनः के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है। यहां आपका अंतः है, अंतः के बाद में ध वर्ग का चौथा अक्षर आ रहा है। यहां पुनः है, इसके बाद में जय वर्ग का तीसरा अक्षर, अंतः के बाद में आ स्वर आ रहा है। तो अंतः के बाद में स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तब भी इनके विसर्ग का र कर देंगे। अंतः के बाद में या पुनः के बाद में वर्ग का चौथा अक्षर आ जाए, ये चौथा अक्षर है, तब भी इनके विसर्ग का र कर देंगे। तीसरा अक्षर आ जाए तब भी इनके विसर्ग का र कर देंगे। तीसरा अक्षर आ जाए तब भी इनके विसर्ग का र कर देंगे। तो अंतः और पुनः के विसर्ग का जब हम र करेंगे तो बनेगा पुनः प्लस गणना का पूर्ण शब्द बनेगा संधि के पश्चात पुनर्गणना। अंतः ध्यान, इसका जो पूर्ण शब्द है वह बनेगा अंतर्ध्यान। पुनः प्लस जन, इसका बन जाएगा पुनर्जन। अंतः प्लस आत्मा। अब देखिए यहां विसर्ग के स्थान पर जो हम र करेंगे उस र के बाद में जो आ है वह र, आधे र में आ मिलेगा तो सीधा बनेगा रा, और इस शब्द का संधि युक्त पद बनेगा अंतरात्मा। तो आधे र के बाद में यदि व्यंजन है तो आधा र ऊपर चला जाएगा, और व्यंजन को छोड़कर यदि कोई स्वर है तो वह स्वर में जाकर के मिल जाएगा। तो यह है आपकी रुत्व विसर्ग संधि। अब देखिए आगे जो हम संधि पढ़ेंगे वह संधि पढ़ेंगे सत्व संधि। यानी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा स। अब देखिए अगली जो संधि हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे
सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि में हम क्या पढ़ेंगे? एक तरफ विसर्ग होना है और उसके बाद में व्यंजन या स्वर आए तो जो विसर्ग है वह विसर्ग स और स के रूप में बदल जाए, इसी का नाम है सत्व विसर्ग संधि। यानी विसर्ग किसके स्थान पर परिवर्तित होगा? 3 स होते हैं। इस स को कहा जाता है दंत्य स, क्योंकि दांत से इसका उच्चारण किया जाता है। इसको कहा जाता है मूर्धन्य स, क्योंकि मूर्धा जो ऊपर वाला भाग है मुंह में, वहां से इसका उच्चारण किया जाता है। इसको कहा जाता है तालव्य, जहां से च का, छ का, जय का, झय का खुरदरा भाग है, वहां जिह्वा को टच करके। तो इन सब के, इसको हम कहते हैं शंकर वाला स, इसको षटकोण वाला स, इसको स सड़क वाला स या सपेरे वाला स। तो विसर्ग के स्थान पर कोई भी स हो, नियमों के आधार पर परिवर्तित हो जाएं, उस संधि का नाम होगा सत्व विसर्ग संधि। अब सत्व विसर्ग संधि में देखिए हम नियम पढ़ते हैं। क्या नियम है कि विसर्ग के बाद में नंबर 1 विसर्ग के बाद में प्लस क आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, स आ जाए। क आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, स आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स दंत्य। फिर से देखिए, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? क आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, स आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाएगा। जैसे नमः प्लस कार्य है, इतः प्लस ततः है, सर्पः प्लस सरति। 3 उदाहरण आपके सामने। नमः प्लस कार्य, इतः प्लस ततः, सर्पः प्लस सरति। तो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? क आ रहा है, तो विसर्ग के बाद में क्या आ जाएगा? क आ जाएगा। स किया, शब्द बन गया नमस्कार है। इसी प्रकार से इतः ततः, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? त आ रहा है, तो विसर्ग के बाद में क्या आएगा? त आएगा। विसर्ग के स्थान पर स करेंगे, शब्द बनेगा इतस ततः। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? स आ रहा है, शब्द बनेगा सर्प सरती। तो देखिए विसर्ग संधि कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ते वक्त ध्यान दोगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आता चला जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप कहीं पर भी देख सकते हो। फिर देखिए एक बार पुनः, यदि विसर्ग के बाद में हमें कभी भी क, त, थ और स ये मिलेगा तो विसर्ग के स्थान पर हम परिवर्तन किस में कर देंगे? स में। नमः प्लस कार, विसर्ग के स्थान पर स किया नमस्कार। इतः प्लस ततः, विसर्ग के स्थान पर स किया इतस्ततः। सर्पः प्लस सरती, विसर्ग के स्थान पे स किया सर्पस सरती, तो डबल स हो गया। अब हम पढ़ेंगे, ये तो होगी दंत्य स। अब इसका दूसरा नियम क्या है सत्व विसर्ग संधि का? दूसरा नियम है विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद च, छ, स। देखो व्यंजन संधि में ष्टुत्व और ष्टुत्व 2 संधियां होती है। उस ष्टुत्व संधि का नियम भी यहां लगता है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद में च, छ, स आएगा तो विसर्ग के स्थान पर हम स कर देंगे, और इसको कहा जाता है तालव्य स। क्या कहा जाता है? तालव्य स। उदाहरण आपके सामने राम है धन चिनौती। दूसरा उदाहरण निह प्लस छल। तीसरा उदाहरण हरि प्लस सेते। तो देखिए यहां विसर्ग के बाद में क्या आया? विसर्ग के बाद में आया च।
जब विसर्ग के बाद में च आया तो विसर्ग के स्थान पर हमें क्या कर देना है, विसर्ग के स्थान पर हमें स कर देना है। जब विसर्ग के स्थान पर स करेंगे तो ये बनेगा रामश्चिनोति। देखिए ये क्या बनेगा आपका, रामश्चिनोति। निह धन छल, निह प्लस छल, विसर्ग के स्थान बाद में क्या आया, छ, तो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, छ, तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, स, और ये बन जाएगा आपका निश्चल। हरि प्लस सेते में विसर्ग के बाद में आ रहा है स, नियम है कि विसर्ग के बाद में आ जाए स, तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर दो, तालव्य स। जब तालव्य स करेंगे तो ये आपका बन जाएगा हरि ही हरिसेते, क्या बन जाएगा, हरिसेते। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण जहां कहीं भी आपको नजर आए या इस टॉपिक के जो जितने भी उदाहरण हैं एक बार आप उनको सॉल्व जरूर कर लें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तीसरे प्रकार की जो सत्व संधि है, यानी कि जो तीसरा स है, षटकोण वाला स जिसको हम बोलते हैं, व्याकरण की भाषा में मूर्धन्य स जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो मूर्धन्य स होता है ऐसा षटकोण वाला, वो कैसे होगा, तो देखो नियम उसका ये है, विसर्ग प्लस ट, ठ या स, यानी विसर्ग के बाद में कभी भी ट, ठ या स आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है, इस विसर्ग के स्थान पर आपको कर देना है ये स, और इस स को हम कहते हैं मूर्धन्य स। तो देखो धनु प्लस टंकार है, देव प्लस ठक्कुर है, या देव प्लस षष्ठ है, देव प्लस षष्ठ है। यहां विसर्ग के बाद में आया ट, विसर्ग के बाद में जब भी आएगा ट तो विसर्ग के स्थान पर हम कर देंगे षटकोण वाला स, और ये आपका बन जाएगा धनुष टंकार है। विसर्ग के बाद में आ रहा है ठ, तो विसर्ग के बाद में जब भी आएगा ठ तो विसर्ग के स्थान पर कर दो षटकोण वाला यानी कि मूर्धन्य स, ये बनेगा आपका देवस ठक्कुर है। इसी प्रकार से ये बन जाएगा आपका देवस षष्ठ। यहां आपकी सत्व विसर्ग संधि कंप्लीट होती है। तो सत्व विसर्ग संधि में हमने कितने नियम पढ़े, तीन स होते हैं, तो प्रत्येक स के लिए अलग अलग वर्ण व्यवस्था है। तो आप इसका जरूर अभ्यास करें, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा पारखी बनते चले जाओगे। फिर देखिए एक संधि हम पढ़ते हैं, विसर्ग लोप संधि। तो देखिए बहुत इजी संधि है, ज़्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विसर्ग लोप संधि कहाँ होती है। तो विसर्ग लोप संधि में आप देखोगे विसर्ग लोप संधि, विसर्ग लोप संधि में देखो ए आ जाए, ए के बाद विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद में ए भिन्न स्वर, यानी ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए उसको हम कहते हैं ए से भिन्न स्वर, ए भिन्न स्वर। तो विसर्ग का हम क्या कर देंगे लोप, यानी विसर्ग को हटा देंगे, ये दिखाई नहीं देगा हमें, इसको हम कहते हैं विसर्ग लोप संधि। जैसे अतः प्लस एव, चंद्र प्लस इव। अब देखिए विसर्ग से ठीक पहले क्या आ रहा है ए, फिर विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है ए। यहां भी र में ए है, फिर विसर्ग है, फिर ई। तो इस विसर्ग का हम कर देंगे लोप। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले तो ए है और विसर्ग के बाद में ए को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप कर दो। तो अतः एव का बनेगा अतएव, और चंद्र इव का बनेगा चंद्र इव।
इसको हम कहते हैं विसर्ग लोप संधि। तो देखिए और भी आप उदाहरण पढ़ते जाइए। विसर्ग लोप संधि सिर्फ इतनी है आपको। अब हम एक अंतिम संधि, उसके बाद में विसर्ग संधि का जो है चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इससे ज्यादा हमें कुछ पढ़ना है नहीं। संधि का नाम है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। विसर्ग लोप दीर्घ संधि, यानी कि विसर्ग का लोप भी होता है और कुछ स्वरों को दीर्घ भी। व्यंजन को तो दीर्घ होता नहीं, तो दीर्घ तो केवल स्वर को होता है। अब इसमें देखो आपको ऋत्व विसर्ग संधि का नियम याद रखना है बस। ऋत्व विसर्ग संधि, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ऋत्व विसर्ग संधि पढ़ी थी। तो ऋत्व विसर्ग संधि का नियम एक बार मैं आपको वापस लिख के बताता हूं कि ए और आ से भिन्न स्वर हो अथवा अंतः या पुनः अव्यय हो, उसके बाद में क्या हो, विसर्ग हो। तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, वे, रे, ले या कोई स्वर हो, तो इसका जो विसर्ग है इसके स्थान पर हम कर देते हैं रे। ये ऋत्व विसर्ग संधि का नियम है। ये नियम रिलेटेड है विसर्ग लोप दीर्घ संधि से। तो विसर्ग लोप दीर्घ संधि को पढ़ने से पहले आपको ऋत्व विसर्ग संधि का नियम पूर्ण रूप से आ जाना चाहिए। जब ऋत्व विसर्ग संधि का नियम आपने क्लियर कर लिया तो यहां आपने सीखा कि विसर्ग के स्थान पर रे कैसे होता है, और यहां आप सीखोगे कि विसर्ग के स्थान पर जो रे हुआ है उस रे को हटाया कैसे जाए और स्वर को दीर्घ कैसे किया जाए। तो देखिए ये तो है आपके ऋत्व विसर्ग संधि का नियम। अब हम पढ़ते हैं विसर्ग लोप संधि का नियम। विसर्ग लोप संधि का नियम क्या है कि रे के बाद में रे आ जाए तो इस रे का लोप कर दो, और ये रे बना हुआ किससे होगा, विसर्ग से। तो रे के बाद में रे आ जाए तो इस पहले वाले रे का लोप कर दो, और इस रे से पहले यदि ए है तो उसको आ में बदल दो, छोटा ई है तो बड़ी ई में बदल दो, और छोटा ऊ है तो बड़ी ऊ में बदल दो। बस नियम खत्म। फिर देखिए विसर्ग लोप संधि का नियम कहता है कि रे के बाद में रे आ जाए, सूत्र कार्य करता है रो री। एक सूत्र है वह कहता है कि जब भी रे के बाद में रे आ जाए तो इस रे का कर दो लोप, और एक सूत्र है ढ्रे लोपे दीर्घस्य पूर्वोणे। तो वो कहता है कि इस रे का लोप हो जाने के बाद में यदि इससे पहले अण यानी कि ए ई ऊ मौजूद रहे तो ए का आप आ कर दो, ई का आप दीर्घ ई कर दो, और ऊ का आप दीर्घ ऊ कर दो। ये है आपके विसर्ग लोप दीर्घ संधि का नियम। अब देखिए दो रे एक साथ कैसे आएंगे, तो वो आएंगे ऋत्व संधि के नियम में। तो ऋत्व संधि के नियम में विसर्ग के स्थान पर आप क्या कर रहे हो, रे। और ध्यान से देखोगे इस नियम में कि बाद में भी क्या हो सकता है, रे। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि विसर्ग के स्थान पर आप रे कर दो और बाद में वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा अक्षर ना होकर के रे हो, तो दो रे टकरा जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या कर देना है, पहले वाले रे का लोप कर देना है। उदाहरण देखिए, एक ही उदाहरण से आप समझ लीजिए, निह प्लस रोगह। इस शब्द के अंदर सबसे पहले आप लगाओगे ऋत्व विसर्ग संधि का नियम। तब आप देखोगे कि विसर्ग से पहले ई है, ई है इसका मतलब ए और आ से भिन्न कोई स्वर है, ई के बाद में क्या है, विसर्ग है। ई के बाद में होना चाहिए विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या है, र है। विसर्ग के बाद में र है। तो ऋत्व संधि के नियम के अनुसार विसर्ग का आप रे करोगे तो विसर्ग का रे करते ही ये बन जाएगा निर्रोग है। और जैसे ही आपने रे प्लस रे की स्थिति उत्पन्न कर ली तो विसर्ग लोप दीर्घ संधि का नियम लगेगा और पहले वाला रे हट जाएगा। पहले वाला रे हटेगा तो अब इससे पहले मौजूद नी में छोटा ई है तो छोटे ई को बड़ी ई आदेश हो जाएगी और ये आपका शब्द बनेगा निरोग है। शब्द क्या बन गया, ये आपका निरोग है। ऐसे ही दो चार उदाहरण और देखते हैं। यहां देखो, शब्द है पुनः प्लस रमते और शब्द है
आपको दिखाई दे रहा होगा, हरि प्लस रम्य। तो देखो पुनः, विसर्ग संधि का नियम है पुनः आ सकता है विसर्ग संधि में, पुनः के बाद में र आएगा, पुनः के बाद में र आएगा तो रुत्व संधि के नियम से र करेंगे, स्थिति बनेगी पुनर्रमते। एक रे का लोप कर दो, एक रे का लोप, रे से ठीक पहले ने में क्या है ए को क्या हो जाएगा आ, और ये बनेगा आपका पुनर्रमते। हरि ही, विसर्ग से पहले क्या है ई, ए और आ से भिन्न स्वर है तो, और बाद में रे है तो ये होगा आपका है री रे रम्य, रे का लोप कर दो, और लोप करने के बाद में जो छोटी ई है वह छोटी ई बड़ी ई में मिलेगी और ये शब्द बनेगा हरि रम्य। तो दोस्तों इस प्रकार से आप संधि का अध्ययन कर सकते हो, और संधि का अध्ययन करने के बाद में यदि आपको फिर भी कोई समस्या नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका निराकरण अवश्य किया जाएगा। इस विसर्ग संधि के बाद में कंप्लीट होने के बाद में हम पढ़ेंगे, अब आपका जो टॉपिक है वह है समास, तो इसके बाद में हम शुरू करेंगे समास। तो समास पढ़ने से पहले आपको जो है स्वर, व्यंजन, वर्ण और संधि ठीक प्रकार से आ जानी चाहिए, और संधि के आ जाने के बाद में आपको समास पढ़ने में कतई कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ेगा।